नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। मौसमी सब्जियों में बात करें हरी मटर की, तो इससे बने व्यंजनों का स्वाद ही लाजवाब होता है। इसलिए इसकी बाजार में अच्छी मांग भी रहती है और बाजार में जितनी जल्दी पहुंचता है उसका दाम भी अधिक मिलता है। इसलिए आप कैसे करें अगेती मटर की वैज्ञानिक खेती, इसकी जानकारी लेते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी से। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि सब्जी मटर की आप आगात खेती किस तरीके से करेंगे। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कोई भी सब्जी की जब आप खेती करते हैं, अगर आप आगात में उसकी फसल लेते हैं तो उसका मूल्य बाज़ार में बहुत अच्छा मिलता है। और जब हम मटर की बात करते हैं तो इसका कोई जवाब ही नहीं। अगर आप अक्टूबर के लास्ट वीक तक निकाल लेते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। किसान भाइयों, जब बात आती है दलहनी सब्जियों की, तो किसी भी मौसम या किसी भी क्षेत्र में सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर होती है। मटर एक खास सब्जी की फसल है जिसका हरी अवस्था में फलियों के रूप में सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। सब्जी वाली मटर की खेती हमारे देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में की जाती है। साथ ही साथ अब मैं बताऊं बुआई का उचित समय क्या होगा। बुआई का उचित समय होगा, आप वैसे तो 15 सितंबर है, लेकिन और आगात आप अगर मौका मिलता है, मौसम साथ देता है, खुला मौसम मिल जाता है तो आप सितंबर के पहले हफ्ते में भी इसकी बुआई कर सकते हैं इन आगात प्रभेदों का। आप सभी जानते हैं कि मटर की खेती के लिए उपयुक्त जो बुआई का समय होता है, जब वातावरण का तापमान 15 से 20 डिग्री का तापमान होता है, तब अगर हम इसकी बुआई करते हैं तो अच्छा इसमें जर्मिनेशन होता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब है कि अगर आगात मटर की खेती किसान भाई आप करना चाहते हैं तो किस तरह की भूमि का चयन करें। आप ये जान लें कि ऊपरी ज़मीन जिसमें बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी है, जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। साथ ही साथ एक आध दो सिंचाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि मटर आप लगा रहे हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, बारिश तो होती है लेकिन बीच बीच में बारिश कम होने की वजह से आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और चूंकि आप जो खेती कर रहे हैं बलुआही दोमट किस्म की ऊपरी भूमि में कर रहे हैं, जहां 4-5 दिन भी धूप निकलेगा तो आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। तो भूमि का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। खेत का पलेवा करके एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। साथ ही साथ उचित मात्रा में कंपोस्ट आपको देना होगा। 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप कंपोस्ट देंगे। साथ ही साथ आप इसमें जो फर्टिलाइज़र देंगे, रासायनिक उर्वरक देंगे, और नाइट्रोजन 40 केजी, फास्फोरस 80 केजी और 40 केजी पोटास की दर से आप प्रति हेक्टेयर की दर से आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें यूरिया की 20 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 25 से 30 दिन की खड़ी फसल में करें। अब सबसे प्रमुख है कि मटर में आगात खेती के लिए प्रभेद का चयन। अगर आप सही प्रभेद का चयन नहीं करेंगे किसान भाइयों तो आप अच्छे मटर की उपज आगात में नहीं ले पाएंगे। तो मैं अगेती प्रभेद का कुछ नाम बता रहा हूँ, उससे आप नोट कर लें। सबसे जो पुरानी प्रभेद है जिसके बारे में आप बहुत बार सुनते आए हैं, बहुत पुराना है, 50 साल 60 साल पुराना प्रभेद है, फिर भी आज भी बहुत अच्छा करता है। उसमें नाम है आर्केल का, मेटियोर का, अर्ली सुपर्ब का, अर्ली बैजर का, लखनऊ बोनिया। कुछ नए प्रभेद हैं, उनका भी मैं नाम बता दूं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। हालांकि ये आर्केल आज भी उपलब्ध है, मेटियोर आज भी उपलब्ध है। उसके अलावा है हिसार हरित है, उसके हरभजन है, मटर अगेता 6 है, अगेता मटर 7 है, पंत मटर 2 है, पंत सब्जी मटर 3 है, अर्ली जेंट है। ये सारे प्रभेद बहुत अच्छे प्रभेद हैं। इसकी आप आगात खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बीज दर, जाहिर सी बात है जब आप इसकी स्पेसिंग कम कर दे रहे हैं, नज़दीक लगा रहे हैं, तो अधिक बीज की आवश्यकता होगी और 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मटर की बीज की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जब भी आप बीज को लगाएं तो इसके बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके लगाएं।
बीज को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बीजों की बुआई करें। बुआई की दूरी क्या होगी, स्पेसिंग क्या होगी? देखिए, चूंकि आगात आप लगा रहे हैं, ये जाड़े का मौसम है, सितंबर अक्टूबर में जाड़ा उतना होता नहीं है, गर्मी जैसा ही मौसम होता है, तो ग्रोथ इसका बहुत स्लो होगा। यानी कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, और छोटी छोटी क्यारी में लगाएं, और जल निकासी का भी साधन करें, ज़रूरत हो तो सिंचाई भी दें। इस तरह की आप अपने खेतों की तैयारी करें, तब आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर पाएंगे। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी दवा की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल काफी हद तक खरपतवारों से बची रहेगी और बढ़वार अच्छी करेगी। और किसान भाइयों, ध्यान रहे, ये आगात मटर की फसल आप 100 रुपये केजी या उससे भी अधिक महंगाई के दर से बेच पाएंगे, लेकिन थोड़ी मुश्किलें हैं। इन मुश्किलों की चर्चा मैंने अभी की है। इसे आपको गांठ बांध लेना है, पहले से तैयार रहना है। ये समस्याएं आने वाली हैं, तो निश्चित रूप से आप आगात मटर की सफलतापूर्वक खेती कर पाएंगे। घटते हुए भूमिगत जलस्तर और वर्षा की अनियमितता के चलते प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है। इसलिए किसानों को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो इस विधि से सिंचाई करने से कौन कौन से लाभ है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विषय विशेषज्ञ दीपक चौहान। जैसा कि हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है, और चाहे हम पीने के उसमें उपयोग करें या खेती में उपयोग करें, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम हो रही है और भूजल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो उसी को हम देखते हुए कि हम पानी को कैसे बचा पाएँ और उसको बचाते हुए हम अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से उस पानी का कर पाएँ। सिंचाई में जो आधुनिक विधि है अपनी, और सबसे सुलभ विधि है टपक सिंचाई विधि, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। उसके बाद में आता है कि सिंचाई पद्धति से जो फायदा होता है कि जो बूंद बूंद करके टपकता है तो सिर्फ पौधों की जड़ों के पास में जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ खरपतवार उसकी जड़ के पास में थोड़े बहुत होते हैं, अतिरिक्त बहा के पानी नहीं जाता है, तो खरपतवार की समस्या कम से कम रहती है। जो खरपतवार अगर कम से कम होगा तो उससे हमारे रोग भी कम आएंगे। खरपतवार निकालने के लिए भी हमको जो मजदूर ज़्यादा लगते हैं, तो वो मजदूरों की भी एक कमी आएगी कि हम अपना जो है कि लागत हम किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो पानी की भी हमारी लागत कम हो गई और हमारी मजदूरों की भी लागत हमारी कम हो गई है। फिर आता है कि इसमें हम जो हमारे घुलनशील वाले खाद है, हम इसके द्वारा टपक के द्वारा हम सीधे पौधों की जड़ के पास में देंगे। तो क्या होता है कि जो खाद और पानी की उपयोग क्षमता है इस सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जब हम बहा के पानी देते हैं तो रोग क्या होता है कि एक फसल से दूसरी फसल में चले जाता है। तो वो क्या है कि बूंद बूंद करके जब पानी टपकेगा तो रोग ग्रसित पौधा सिर्फ एक ही जगह रहेगा और उसमें हम आसानी से उसका नियंत्रण भी कर सकते हैं, चाहे हम दवाइयों से करें या किसी और जो जैविक या रासायनिक से इनसे हम बूंद बूंद करके अगर देंगे तो वो सीधे पौधों की जड़ के पास में करके उसका रोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक चीज़ फायदेमंद इस सिंचाई में है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में टपक सिंचाई पद्धति में क्या क्या
चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी रहती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले मुख्यतः ये रहता है कि पंपिंग यूनिट रहती है, हेड यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें पंप सेट आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि एक जो कुछ वॉल्व लगे रहते हैं हमारे, जैसे नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगा रहता है, एक बाईपास वॉल्व लगा रहता है, एक वेंचुरी रहती है, ये हम लगाएंगे। मेन लाइन हमारी मुख्यतः रहती है कि फिर उसके बाद में आता है सब मेन लाइन, उप मुख्य लाइन आती है। फिर आता है हमारा उप मुख्य लाइन के बाद में लेटरल आती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि एक ड्रिपर आता है, जहाँ से कि वो ड्रिपर लेटरल में लगे रहते हैं और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। तो ड्रिपर किसान भाइयों को बताऊंगा कि 2 प्रकार के रहते हैं, एक ऑनलाइन रहता है, एक इनलाइन रहता है। तो जो सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई इनलाइन का उपयोग करते हैं, कि जो कि कंपनी से बना उसके अंदर आता है, उसमें हम ऊपर से कोई छेद नहीं करते। फिर आता है कि जो उद्यानिकी की फसलों के बारे में करते हैं, जो भी अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें अगर हम सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे तो वहाँ पे हम ऑनलाइन का उपयोग करेंगे। वहाँ पे कि हमको किस पौधे के लिए कितनी मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम उसको ड्रिपर लगाएंगे। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं पे पाइप थोड़ा सा फट रहा है तो हम उसको अनदेखा ना करें। तो जहाँ पे लीकेज हो रहा है, जहाँ पे कहीं पाइप फूट रहा है, तो उसको हम उसी वक्त उस समस्या का हल वहीं पे करें और उसको उस लीकेज को वहीं पे बंद कर दें। जब भी चालू करें हम प्रतिदिन ये हम देखें कि हमारे ड्रिपर में पानी सही से आ रहा है, यानी किस ड्रिपर में पानी कम आ रहा है, ये हम देखते रहे। इस प्रणाली में जब हम ये खाद और उर्वरक दें तो हम इसको खोल के 5-10 मिनट चला के अच्छा पानी जब तक नहीं आए तब तक हम चलाते रहें और फिर वापस से इनको बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक बात करेंगे कि जब हमारा ये अगर ड्रिपर चौक हो जाता है, वहाँ से पानी आना बंद कर देता है, तो एक ये है कि जिस पानी में काई की समस्या अगर हमारे लेटरल में और इनमें काई की समस्या आ गई है, काई आने लग गई है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग कर सकते हैं या हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा हम इसका जो है कि काई की समस्या को दूर कर सकते हैं। और वो घोल को पूरा पाइपों में डालना पड़ेगा और अगले 24 घंटे तक उसको हमको रखना पड़ेगा और 24 घंटे तक रखने के बाद में इसकी सफाई करेंगे अगले 24 घंटे के बाद में। फिर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। अपने यहाँ पे सभी के यहाँ एक उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो उद्यान विस्तार अधिकारी है उनसे अपन संपर्क कर सकते हैं। और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार से इसमें छूट है, अलग अलग योजनाएं भी है इसमें। तो आप उनसे मिलके अपन पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कितने प्रतिशत में सब्सिडी मिल रही है और आपको ये लेने के लिए और कितने एकड़ में लेने के लिए, किस फसल में लेने के लिए क्या क्या कागज़ भी लगेंगे और किस प्रकार से आप इसको लेने के लिए कहाँ पे आप जाएं, ये कहाँ पे जाके अपना फॉर्म दें। तो आप उनसे मिलके अपना ये चीज़ कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये प्रणाली लेनी है। बदलते मौसम का असर केवल मानव जाति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि खेतीबाड़ी और कृषि से जुड़े व्यवसाय भी इससे प्रभावित होते हैं। अगर भेड़ और बकरी पालन की बात की जाए तो ये देखा गया है कि मौसम में बदलाव के कारण इसकी बढ़वार और दूध उत्पादन में कमी होने लगती है और उसका उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में भेड़ बकरियों की देखरेख आप कैसे करें, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी पालन और भेड़ पालन में बारिश ऋतु में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। देखिए किसान भाइयों, बारिश का मौसम भेड़ बकरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भेड़ बकरी को पानी से दूरी रहती है। रखरखाव की अगर हम बात करते हैं तो इनको चराने का जो बंदोबस्त है वो हमें करना है, और साथ ही साथ जब बारिश होती है और ये बाहर नहीं जा पाते हैं तो हम इनको सूखे स्थान पे रखें और हम अच्छे से रखें और सूखा स्थान दें ताकि कीचड़ में
ना जाए, अन्यथा ब्याने में उसे तकलीफ हो सकती है, गंदगी से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति नहीं आए इसलिए हम उसको या जो गुआड़े हमारे हैं पक्के हैं तो उनकी धुलाई करने के बाद में फिनाइल का उपयोग करके और उसको सुखाने की व्यवस्था करें और पशुओं को उसमें सूखे स्थान पे रखें। आज के समय में बकरी और भेड़ पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर इनकी देखरेख करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में भेड़ और बकरियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फुट ऊंचा हो और आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवास ऐसा होना चाहिए जिससे जानवर बारिश, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित रह सके। एक बकरी या भेड़ के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह उचित होता है और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ या बकरियों को नहीं रखना चाहिए। भेड़ और बकरी है ये अगर हम बात करें तो हरे चारे की जो व्यवस्था है, क्योंकि चरने जाती है तो ऐसे में इनको दस्त हो जाते हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि चराने के बाद में, क्योंकि बारिश ऋतु में हरा चारा या जो खरपतवार है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने पशुओं को चराने के बाद 8 घंटे चराई के बाद में सूखा चारा भी दें ताकि वो समस्या नहीं आए। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे पशुओं से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हरे चारे यानी कि चरके जब आएगी सूखा चारा देंगे और उसके साथ ही साथ जो पशु हमारे बकरी है, भेड़ है, उसको 300 ग्राम से 400 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता होती है जो दूध देने वाला है या प्रेग्नेंट है। आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। भेड़ और बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी, चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो उनके आहार पर खर्च कम आता है, जिससे मुनाफा अधिक मिलता है। बीमारियों से बचाव के उपाय। पशुपालक अपने भेड़ और बकरियों को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के अलावा और कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहे और मुनाफा अधिक मिले। इस समय में काफ़ी बीमारियों की समस्या हो सकती है और मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो जो फिडकिया है, एंट्रोटोक्जीमिया या ईटी के नाम से इसको जानते हैं, ये बीमारी आती है और उसमें भेड़ बकरियां अगर हम रात को बाड़े में छोड़ते हैं और सुबह पता चलता है कि 3 या 4 मरी हुई मिलती हैं, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है और इस मौसम में अब तक अगर हमने फिडकिया का टीका नहीं लगवाया है तो अपने स्थानीय जो भी पशु चिकित्सक है या पशु औषधालय है वहाँ जाके और इसका टीकाकरण करवाना आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ हम इनके डिवॉर्मिंग यानी कि पेट में कीड़े मारने की दवाई भी पिला दें ताकि इनके जो अंतः परजीवी हैं उनसे समस्या होने वाली है वो ना हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बरूना, जिला भोजपुर के कृषक सोहन लाल ने। ये मुर्गियों में रानीखेत बीमारी की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सोहन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों, जिनमें बात करते हैं हम रानीखेत बीमारी की। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम न्यूकैसल डिसीज भी है। ये बीमारी विषाणु जनित है। इस बीमारी के आने पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों की सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वाली बीमारी है। इसके फैलने पर 50% से लेकर 100% तक मृत्यु दर संभावित रहती है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था।
इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। जब कभी ये बीमारी का प्रकोप होता है तो सर्वप्रथम मुर्गियों में सर्दी और सांस तेज चलना, भूख कम लगना, कभी कभी दस्त लगना, इनकी कलगी का नीला हो जाना और फिर मुर्गियों में पंखों का और पैरों का पैरालिसिस हो जाना, ये प्रमुख लक्षण है। कई बार जब इस बीमारी का जो बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है वो अगर इसमें अटैक करता है आपके फार्म में तो 1 से 2 दिन के अंदर ही मुर्गियों में मृत्यु शुरू हो जाती है और 4 से 5 दिन में मृत्यु दर 100% तक भी पहुंच सकती है। अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो बीमारी के आने से रोकने के लिए टीकाकरण। 7 दिन की उम्र में जब चूजा 7 दिन का होता है तो इसमें B1 या F1 नामक इस बीमारी का जो स्ट्रेन का टीका रहता है उसको लगाया जाता है। इसको लगाने की विधि है, मुर्गी के नाक में या आँख में 2 बूंद ये टीके की मात्रा डाली जाती है। फिर 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक इसका स्ट्रेन है, उसको पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। इसके उपरांत 56 दिन की उम्र में R2B नामक जो इसका स्ट्रेन है उसको मांस में इंट्रामस्कुलर रूट से मुर्गियों को दिया जाता है और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है R2B स्ट्रेन की वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई तो अपने फार्म में इस रानीखेत बीमारी को आने से रोक सकेंगे, जिससे कि आपके आर्थिक हानि कम से कम हो। धन्यवाद। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।